Good morning to all of you. How are you students? Today we will do chapter number 5 history part का. The chapter name is the French Revolution. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने आज पढ़ना है. तो पहले लेसन की इंट्रोडक्शन देखते हैं. बच्चे की जैसे कि आप सब जानते ही हो, हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है इस टाइम पीरियड में? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो सरकार बनाई जाती है, लोगों के बीच में से ही, हम में से ही बनती है. किस लिए बनती है? हमारे लिए ही बनती है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्री सरकार, डेमोक्रेसी, जिसमें कि सारे नागरिक जो होते हैं, सारे सिटीजन्स इक्वल्स होते हैं. हमारी कंट्री में किसी में भी कोई मतभेद नहीं किया जाता. सबके लिए राइट्स और लॉज इक्वल होते हैं, जो सारे कानून के सामने बराबर होते हैं. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और हमें सारे राइट्स भी मिलते हैं. आप राइट्स भी अच्छी तरह से जानते हो, हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे मौलिक फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज आप दोनों को जानते हो. बट जिस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसमें ऐसा नहीं था. उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में क्या था? गणतंत्री राज था. ठीक है, मतलब ओवरऑल पावर्स अब किसके हाथ में होती है? हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उनके हाथों में होती है. पिछले टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड की हमने बात करनी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करनी है, उस टाइम पीरियड में जो किंग होता था, जो राजा होता था, वो ही ओवरऑल शक्तियां थी, जो पावर्स थी उनके पास ही होती थी. वो खुद को गॉड का एक रूप मानता था. मतलब वो लोगों को यही कहता था कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, आपने किसी को नहीं मानना, किसी की पूजा नहीं करनी, किसी की बात नहीं माननी. किसकी माननी है? ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरी बात माननी है. क्या अब ऐसा है? क्या अब हमारे प्रेसिडेंट या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो ऐसा करते हैं? वो कहते हैं कि मैं ही गॉड हूँ, मैंने जो बात कह दी वही लॉ बन जानी है, जो बोल दी. नो, लोकतंत्री सरकार चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, हमारे लॉज बने हुए हैं, फिक्स हैं. ठीक है, उन्हों की हमने पालना करती है. फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, जिसे हम फॉलो करती हैं. ये किस चीज में है? कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में है. संविधान के अकॉर्डिंग ही किसी को कोई भी सजा दी जा सकती है, किसी को कोई भी माफी दी जा सकती है. जब कोई भी आर्टिकल किसके थ्रू लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लगता है, हमारे संविधान के थ्रू लगता है. ऐसा तो नहीं है कि हमारे मिनिस्टर ने कोई भी बात बोल दी अपने भाषण में भी, हाँ जी यही होगी, इसकी ही पालना करनी है. बट जिस टाइम पीरियड की हमने पढ़ना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ना है, उस टाइम पीरियड में ऐसा था कि राजा होता था, किंग होता था, उसने जो बात बोल दी वही लॉ बन जाता था, कानून बन जाता था और सब लोगों के लिए माननी वही बात जरूरी हो जाती थी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही होगी कि ये क्रांति हुई फ्रांस में. ठीक है, उसका कारण ये था कि ओवरऑल पावर्स ओनली किंग के पास होती थी, राजा के पास होती थी. अपने आप को गॉड का रूप मानता था और उसके मुंह से जो भी बातें निकलती थी वही लॉ होता था, वही कानून होता था. समाज में इक्वलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ना ही कोई इंडिपेंडेंट था, ना कोई इक्वलिटी थी, ना कोई फ्रीडम थी. और जो वहाँ उस टाइम पीरियड के जो किंग थे वो लगातार वार्स में लगे हुए थे, युद्ध में लगे हुए थे, इसलिए उनके ऊपर इकोनॉमिक संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी. इस चीज को पूरा करने के लिए उस टाइम पीरियड के जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था? लोगों के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते थे उनको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था. दैट इज द रीजन कि ये रेवोल्यूशन हुई फ्रांस में. क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो 1/3 पार्ट, मतलब हमारी जितनी भी इनकम थी उसका 1/10 पार्ट था, जो वो टैक्स के रूप में जाता था. इससे भी बहुत ज्यादा जो टैक्स था बढ़ा दिया था उस टाइम पीरियड की गवर्नमेंट ने. इसीलिए लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा तनाव था
क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी इनकम नहीं थी जितनी ज्यादा उन्हें टैक्स पे करने पड़ते थे। मतलब जितनी हम अगर कमाएं पैसा उतना ही हमें टैक्सेस के रूप में देना पड़ जाए तो हमारी लाइफ तो चल नहीं पाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अपने आप ही हमें क्रांति आएगी, ठीक है, गुस्सा आएगा, हम बदले की भावना में होंगे। इसलिए ये रीजन था फ्रांस की एवोल्यूशन होने का, फ्रांस की क्रांति होने का, ठीक है। फ्रांस की क्रांति थी जो 1789 से 1799 तक हुई। मतलब 1789 में शुरू होके 1799 तक 10 ईयर तक चलती रही। मतलब लोगों को इस हालात में आने के लिए, डेमोक्रेसी पे आने के लिए लगातार 10 साल का संघर्ष करना पड़ा, 10 साल की स्ट्रगल करनी पड़ी, ठीक है। कितना लॉन्ग टाइम पीरियड था आप देख सकते हो। पॉलिटिकल सेटअप देखते हैं कि उस टाइम में जो राजनीति की व्यवस्था थी वो कैसी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवरऑल जो पावर्स थी किसके पास होती थी, किंग के पास होती थी, राजा के पास होती थी। वो अपने आप को गॉड का रूप मानता था और जितनी भी मतलब जितने भी काम होते थे उस एरिया के, फ्रांस की बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो उसके बारे में ही हम देखते हैं कि फ्रांस के जितने भी काम थे सबको कौन देखता था, राजा देखता था। कोई भी लॉ बनना, कानून बनना, कोई भी टैक्स देना, जब टैक्स कितने परसेंट देना है, किसने देना है, ये भी क्लासेस को डिवाइड किया गया हुआ था। तो ओवरऑल पावर्स थी किंग के पास थी। लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 जो उस टाइम पीरियड के जो फ्रांस के जो राजा होते थे। लुइस 14 का बेटा लुइस 15 था, लुइस 15 का बेटा लुइस 16 था, जो कि एक बहुत ही अयोग्य अधिकारी था जो अपने राज को संभाल नहीं पाया था। दैट इज द रीजन के लुइस का जो मतलब किंग का जो राज था वो लुइस 16 के टाइम में ही खत्म हो चुका था, ठीक है। पॉलिटिकल सेटअप हमारी होगी। सोसाइटी देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, सामाजिक हालात कैसे थे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जिस एरिया में जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 16 सेंचुरी है, क्योंकि 1789 है, 16 सेंचुरी चल रही है। उस टाइम पीरियड में ओवरऑल पावर्स थी जो किंग के पास थी। किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई इक्वालिटी नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं था। तो सामाजिक हालात कैसे होंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। सामाजिक हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। जो समाज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। जैसे कि आप पिछले प्रीवियस लेसन्स में भी देख चुके हो कि हिस्ट्री के मतलब जो हम बहुत ही टाइम पीरियड पहले की बातों को पढ़ रहे हैं उस सभी टाइम पीरियड में ऐसा ही होता था कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती थी। फर्स्ट इज अपर, सेकंड इज मिडल, थर्ड इज लोअर। इसमें भी ऐसा ही था। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था जो हायर क्लासेस की जो अपर बोल सकते हैं उसमें क्लर्जी आते थे, पादरी आते थे। पादरी को भी, पादरी की कैटेगरी जो सबसे अपर थी, सबसे ऊपर थी, उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक क्लर्जी वो होते थे जो बहुत ही मतलब ऊंचे दर्जे के होते थे। ओवरऑल पावर्स उनके पास ही होती थी। उन्हें कोई कर भी नहीं देना पड़ता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और वो उनके पास जितनी भी लैंड होती थी, चर्च की बोल सकते हैं, चर्च की जितनी भी लैंड होती थी उन पर उनका ही अधिकार होता था। और उसके ऊपर जो लैंड उन्हें मिलती थी चर्च के थ्रू उसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। जो अपर क्लास के क्लर्जी थे मतलब पादरी जिन्हें हम बोलते हैं चर्च के, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो हाई लेवल के थे, जो मिडिल के थे, ठीक है, जो मिडिल टर्म जो दूसरी कैटेगरी थी वो मिडिल स्टेज की थी। उसमें क्या होते थे, वो मठ वगैरह के क्लर्जी होते थे, मठ के पादरी होते थे, गिरजाघरों में भी होते थे, उन्हें टैक्स भी देने पड़ते थे। उनकी जो लाइफस्टाइल था बहुत ही सिंपल था। उतनी उनकी जो सैलरी थी वो इतनी कम थी कि उनका जो मतलब हमारा घर का खर्चा भी हम जिस इनकम में हम बोल सकते हैं कि चले उतनी भी उनकी सैलरी नहीं थी। उनका जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जो क्लर्जी, जो पादरी बहुत ही अपर कैटेगरी में थे वो टोटल पॉपुलेशन का ओनली 1% थे, ठीक है जी।
तो आगे हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। पहली कैटेगरी की बात की जिसमें कलर्जी आते थे, पादरी आते थे, उस कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में जिसमें बहुत ही अपर आते थे, मतलब बहुत ही अमीर ला सकते हैं, दूसरी में सिंपल साधारण मिडल कलर्जी लगा सकते हैं। सेकंड टाइप है जो हमारी सोसाइटी में वो आती है, वो है, देख लेते हैं। सेकंड हम देखते हैं, हमारा सेकंड फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास होगी, जिसमें बहुत ही कुलीन जहाँ हायर लोग आते थे, बहुत ही जो रीस होते थे। फर्स्ट में कलर्जी आते थे, पादरी आते थे, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेकंड में रीस लोग आते हैं, जिसे हम कुलीन लोग भी बोलते हैं, रिच पर्सन बोलते हैं। ये टोटल पॉपुलेशन का ओनली 2% था जिन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और वो अपनी लैंड के खुद मालिक होते थे, और जिस लैंड में वो रह रहे होते थे उसमें उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। फर्स्ट कैटेगरी में कलर्जी आ गए, पादरी आ गए, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो अपर थे, एक लोअर थे। ठीक है जी, ये टोटल पॉपुलेशन का ओनली 1% था। सेकंड कैटेगरी में हमने कुलीन लोगों को देखा, रिच पर्सन को देखा। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन का 2% था। सबसे ज्यादा हम अगर लग्जरी लाइफ बोले तो ऐश वाला जीवन बोले तो इन पर्सन्स का ही था, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, खुद मालिक होते थे अपनी लैंड्स के। जो टोटल पॉपुलेशन का ओनली 2% था। थर्ड और सबसे लोअर क्लास देखें तो जो होती थी लोगों की, आम लोगों की जो होती थी, उसमें 97% पॉपुलेशन है। फर्स्ट परसेंट किस में चलेगी? कलर्जी में, पादरी में चलेगी, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेकंड टाइप चलेगी, जो सेकंड कैटेगरी आती थी हमारी रीस लोगों की, रिच पर्सन्स की, उसमें 2% थे। तो 97% जो थर्ड स्टेज में पाए जाते थे, जिसे हर चीज पे टैक्स पे करने पड़ते थे, कर देने पड़ते थे। ये डायरेक्ट भी होते थे, इनडायरेक्ट भी होते थे। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेज में ही आ गई। 97 तो इसमें ही है, ज्यादा किसमें है? इसमें ही है। तो इतने ज्यादा लोगों से जो आम वर्ग में शामिल थे, उनसे इतने ज्यादा कर लिए जाते थे। बट जो इतनी लैंड के मालिक थे, जिनका लाइफस्टाइल इतना लग्जरी था, जिनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनसे कुछ भी नहीं लिया जाता था। और जिनके पास कोई लैंड भी नहीं थी, कोई कित्ता भी नहीं था, कोई रोजगार भी नहीं था, कोई फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं थी, तो उनसे इतने ज्यादा कर लिए जाते थे। दैट इज द रीजन के फ्रांस की इवॉल्वेशन हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, क्योंकि उनके ऊपर टाइम टू टाइम टैक्सेस का भार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनका जो लाइफस्टाइल था बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा हो गया था, बहुत ही दुखी हो गए थे वो लोग, तंग आ चुके थे उस टाइम पीरियड की गवर्नमेंट से। इसीलिए उन्होंने फ्रांस की रिवॉल्यूशन की, क्रांति की, फ्रांस की। सोसाइटी देख ली, इकोनॉमिक भी हमने देख लिया कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ही ज्यादा वीक थी, क्योंकि इकोनॉमिक हालत पे, आर्थिक तौर पे देखें तो उन लोगों का जो उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था, जो कित्ता था, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे। एग्रीकल्चर का 1/10% उन्होंने टैक्सेस के रूप में पे करना था, जो भी टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा था, इंक्रीज ही होता जा रहा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे कर देने पड़ते थे, जिसमें टिथे और टाइले दो मेन कर हम बोल सकते थे। टिथे थे पे टू द चर्च। जो टिथे टैक्स था वो किसे पेड करना होता था, किसे देना होता था? चर्च को देना होता था। ठीक है, जो टाइले थे वो पे टू द स्टेट, वो हमारी स्टेट को पे करना होता था। किस चीज के लिए? क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रही है, हमारी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है। क्या ये सुरक्षा थी? नहीं, क्योंकि जिन लोगों के पास कोई लैंड नहीं थी, कोई आमदन का साधन नहीं था, जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस पहले ही इतना गिर चुका था, उनसे इतने ज्यादा कर लिए जाते थे। और यो लोग इतने रीच थे, इतने रिच थे, इतनी लग्जरी लाइफ थी, उनमें उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ना तो टिथे लिया जाता था, ना टाइले लिया जाता था, ना कोई डायरेक्ट, ना ही कोई इनडायरेक्ट। तो आज हमने क्या किया? आज हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। कब हुई?
फ्रांस कहाँ हुई? फ्रांस में हुई। कब हुई? 1789-82, 1799, 10 ईयर तक हुई। रीजन क्या था? बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ गए थे, गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा टैक्स उन पे लगा दिए थे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किन पे लगाए हुए थे? कॉमन पीपल्स पे लगाए हुए थे, जो टोटल पॉपुलेशन का 97% थे। ठीक है जी, आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट हम फिर बनाएंगे, उसमें हम आगे वाला लेसन करेंगे। थैंक यू।